नमस्कार दोस्तों, गुड गुड इवनिंग आप सभी को। आप सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन और स्वागत है लक्ष्य क्लासेज की इस ऑनलाइन पाठशाला में। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त इंजीनियर एस.के. राठौड़ आप सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थियों को राम राम, राधे राधे, सभी को सत श्री अकाल, आदाब। सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन और स्वागत है लक्ष्य क्लासेज के अंदर। जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं उन सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ गणपत, अच्छा भाई, बूटा सिंह जी हनुमानगढ़ से राम राम भाई, राम राम, ठीक है, सत श्री अकाल। राधा किशन बेरवा बिलवाड़ा से राम राम। हिमांशु लोहार, आपका भी अभिनंदन और स्वागत है भाई, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी आ चुके हैं उन सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन और स्वागत है। एक बार आप क्लास को शेयर कर देना और सबको बता दो कि आज का जो जिला दर्शन रहने वाला है वो रहने वाला है टोंक जिला दर्शन, यानी कि मैं हूँ टोंक, राजस्थान के जिला दर्शन की हम बात करेंगे। गणपत राम बिल्कुल साहब, नमस्कार, राधे राधे सभी को। सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन और स्वागत है। आज हम राजस्थान के अंदर एकीकरण से पहले जो राजस्थान के अंदर जो मुस्लिम रियासत थी उसके बारे में हम बात करेंगे, यानी मुस्लिम रियासत जो अपने टोंक थी उसके बारे में हम बात करने वाले। राजस्थान के अंदर नवाबों की नगरी और प्राचीन टाटा नगर के बारे में बात करेंगे। राजस्थान का लखनऊ जिसे हम कहते हैं टोंक के बारे में हम बात करेंगे, जिसकी आकृति जो लगभग आती है वो राजस्थान के समान आती है। सिकंदर टाइगर, गुड इवनिंग आप सभी को। बिल्कुल साहब, हॉट माइंडेड गेम्स, गुड इवनिंग आप सभी को। नाम सर बांसवाड़ा की, अच्छा भाई, आप सभी सर जोधपुर से राम राम भाई। राठौड़ जी आ चुके हैं। सचिन पंडित, जय श्री राम, राधे राधे। महादेव की लाडली एस, ओम नमः शिवाय, राधे राधे भाई, ठीक है ना। अच्छा भाई, मदन लाल जी जैन साहब, गुड इवनिंग साहब, गुड इवनिंग। आप सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन और सभी विद्यार्थियों का स्वागत है भाई, ठीक है ना। चलो भाई स्टार्ट करें भाई, चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपने राजस्थान का जिला दर्शन। आप सभी विद्यार्थियों का, अच्छा भाई कृष्णा कटारा, अच्छा भाई कृष्णा कटारा, चलो भाई गुड इवनिंग आप सभी को। चलो भाई आज का जो अपना जिला दर्शन रहने वाला है बेटा, ये विशेषकर अपने किसके ऊपर बात करने वाले हैं, तो आज का जिला दर्शन अपने टोंक के बारे में रहने वाला है। टोंक अगर मैं बात करता हूँ ना बेटा, गुड इवनिंग राज मंदिर से प्रणाम जी, प्रणाम, राधे राधे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज हम टोंक जिला के बारे में बात करेंगे भाई, टोंक जिला दर्शन के बारे में बात करेंगे। टोंक, अगर मैं यहाँ पर टोंक की सबसे पहले मैं बात करता हूँ ना बेटा, तो टोंक में याद करना बेटा, एकीकरण के समय अगर मैं बात करता हूं ना, तो एकीकरण के समय राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान में याद रखना बेटा रियासतें कितनी थी, तो राजस्थान में बेटा याद रखना अपने 19 रियासतों की यहां पर बात की जाती है, ठीक है ना। हाँ भाई, खुश रहो भाई हमेशा, बिल्कुल साहब, ठीक है ना। एकीकरण के समय राजस्थान में रियासतों की कितनी की बात की जाती है, 19 रियासतें। राजस्थान के अंदर अगर आपको ठिकानों की बात की जाती है बेटा, तो बताओ ठिकानों की संख्या कितनी आती है, 3 आती है। और एक राजस्थान में यहां पर अपने केंद्र शासित प्रदेश की यहां पर बात की जाती है बेटा, और केंद्र शासित प्रदेश आपका एक आता था, जिसका नाम बताओ अपने क्या नाम आता है, अजमेर है, मेरवाड़ा। सुनना मेरी बात अच्छे तरीके से, मैं आपको कह रहा हूं बेटा कि एकीकरण से पहले राजस्थान में 19 रियासतें थी। राजस्थान की एकमात्र, सुनना मेरी बात बेटा, अगर आपको यहां पर कोई पूछे ना, टोंक जो है ना बेटा, राजस्थान की एकमात्र, मैं यहां पर बात करता हूं कि राजस्थान की एकमात्र जो आपकी मुस्लिम रियासत थी, राजस्थान की एकमात्र आपके मुस्लिम रियासत की मैं बात करता हूं बेटा, तो वह मुस्लिम रियासत बताओ आपकी कौन सी थी, टोंक थी भाई, ठीक है ना। हाँ भैया, राजस्थान की एकमात्र आपकी जो मुस्लिम रियासत थी बेटा, वो अपने कौन सी हो जाएगी, वो आपके टोंक थी। टोंक जिले की अगर मैं बेटा यहां पर आकृति की बात करता हूं ना, तो टोंक जिले की आकृति जो है ना वो आपकी कैसी आती है बेटा, अपने पतंगाकार आती है, या फिर टोंक जिले की जो आकृति आती है वो अपने यहां पर विषम कोणीय चतुर्भुज की यहां पर बात की जाती है। और टोंक की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज जी आपके यहां पर बात की जाती है। तो फिर बाद में अगर मैं बात करता हूं सर, विषम कोणीय चतुर्भुज तो आपके राजस्थान की भी आकृति है, तो अपन यह कह सकते हैं कि राजस्थान का वह जिला, ठीक है ना, बुक आते ही क्या, ठीक है ना, अब आएगी भाई साहब, ठीक है ना, बिल्कुल साहब। अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था, तो यहां पर एकीकरण के समय राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत अगर कोई पूछे ना बेटा, तो वो आपकी टोंक थी। और फिर बाद में अगर मैं बात करता हूं, टोंक जिले की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है या फिर पतंगाकार है। और पतंगाकार बेटा बताओ अपना कौन सा राज्य आता है, राजस्थान आता है। तो अगर कोई पूछे ना कि राजस्थान के समान आकृति वाला जिला बताओ आपका कौन सा होगा बेटा, राजस्थान के समान आकृति वाला जिला जो होगा वो आपके बेटा अपना कौन सा हो जाएगा, वो आपका धीरे धीरे कौन सा हो जाएगा बेटा,
टोंक हो जाएगा। अब यहां पर टोंक में आपके मुख्य रूप से अगर कोई पूछे बेटा कि जो टोंक जिला होगा, इस टोंक जिले का बताओ शुभंकर कौन सा आता है, तो जो आपका टोंक का जो शुभंकर आता है बेटा, वो शुभंकर आपका बताओ कौन सा आता है, हंस आता है। गुरुजी टोंक से राम राम, सभी विद्यार्थियों को राधे कृष्णा, सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन और सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, राजस्थान के अंदर बेटा टोंक की जो आकृति है ना, वो टोंक की आकृति बताओ कैसी है बेटा, हंस के समान है, सॉरी शुभंकर हंस है। टोंक में एक स्थान यहां पर आता है बेटा जिसका नाम अपने कौन सा आता है, मालपुरा आता है, और यहां पर बनास नदी, याद रखना बेटा, बनास नदी मैदान का निर्माण करती है। बनास नदी का यहां पर मैदान बनता है जिसे अपन यहां पर मालपुरा का मैदान कहते हैं। फिर बाद में यहां पर बेटा यहां पर एक टोडर रायसिंह के नाम से आता है। एक यहां पर नगर आता है जिसका नाम आता है देवड़ी, जो आपके यहां पर एक रियासत थी अपने। एक यहां पर आती बेटा जिसका नाम आता है उनियारा, नाम से एक जगह आती है, और यहां पर यह आपका टोंक आता है। टोंक के बाद में यहां पर आपको पता ही है, तो यहां पर एक नगर और आता बेटा, जिस नगर का नाम बताओ क्या नाम आता है, निवई आता है। वनस्थली विद्यापीठ की भी हम बात करेंगे, टोंक के अंदर आता है। सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। टोंक से राम राम एस एस मीणा जी, ठीक है ना। मालपुरा का मैदान बिल्कुल डिग्गी मालपुरा टोंक साइड में बनता है, बनास नदी बनाती है। बनास नदी वैसे टोंक जिले को बराबर 2 भागों में बांटती है। तो यहां पर हमको देख लिया भाई, इसके बारे में कुछ छोटी मोटी जो बातें थी सभी तथ्यों के बारे में हम देख चुके हैं। अब मैं इस टोंक के कुछ जिला दर्शन की तरफ बढ़ रहा हूं, टोंक की कुछ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक विशेषताओं की बात कर रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न तो यह आता बेटा, टोंक जिले के बारे में सामान्य जानकारी आपको क्या क्या मिलती है। तो सबसे पहले यहां पर टोडा राय सिंह में पीपा की छतरी, बिल्कुल साहब। राजस्थान का लखनऊ कहा जाता है टोंक को, एक तो ये ध्यान रखना बेटा, राजस्थान का लखनऊ किसको कहते हैं, टोंक को कहा जाता है। टोंक के बारे में प्राचीन अभिलेख के अनुसार अकबर के शासनकाल में जयपुर रियासत के राजा जो अपने मान सिंह जी थे ना, इन मान सिंह जी ने बेटा भोड़ा नाम का एक ब्राह्मण था जिसको टोकरा के 12 गांवों की भूमि के रूप में यहां पर स्वीकृत किए, जिसने गांवों को मिलाकर के टोंक नाम का नामकरण किया गया था। यानी कि जब अकबर था, अकबर का शासनकाल था बेटा, तो जयपुर के अंदर याद रखना, उस समय याद रखना, जयपुर के अंदर आपके राजा मान सिंह जी थे। तो मान सिंह जी ने क्या किया बेटा कि भोड़ा नाम का जो ब्राह्मण था, भोड़ा नाम के ब्राह्मण को यहां पर जो टोकरा नामक एक स्थान आता था अपने टोकरा, इसके 12 गांवों की भूमि अपने स्वीकृत की थी, और इन 12 गांवों को मिलाकर के यहां पर बताओ इसका नाम क्या रखा गया, टोंक रखा गया। कहा जाता है कि टोंक को भोड़ा ब्राह्मण ने भूमगढ़ नाम से बताया था। 1817 ईस्वी में क्या किया गया बेटा, नवाब आमिर खान पिंडारी ने इसे अपनी रियासत का केंद्र बनाया, और आमिर खान पिंडारी को राजस्थान के कोटा के जालिम सिंह के संरक्षण दिया, एकमात्र रियासत जहां मुस्लिम नवाबों ने शासन किया था। इसलिए याद रखना टोंक को क्या कहा जाता है, टोंक को अपने नवाबों की नगरी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे ना बेटा राजस्थान के अंदर बेटा याद रखना नवाबों की नगरी या राजस्थान का लखनऊ बताओ किसे कहा जाता है, तो याद रखना बेटा नवाबों की नगरी और राजस्थान का लखनऊ बताओ अपन किसको कहते हैं, टोंक को कहा जाता है। बिल्कुल साहब, ऐसा लगता है, ऐसा उल्लेख मिलता है कि यहां पर जो बेटा भोड़ा ब्राह्मण थे, मानसिंह के द्वारा भोड़ा ब्राह्मण को टोकरा के यहां पर 12 गांवों की भूमि स्वीकृत की थी, और इसी को भूमिगढ़ नाम दिया। फिर बाद में इसको क्या नाम करा भाई, टोंक नामकरण किया था। टोंक जिला राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसके अंदर जयपुर जिला भी सीमा बनाता है, पूर्व में सवाई माधोपुर आता है, दक्षिण में कोटा भी आता है, बूंदी भी आता है, भीलवाड़ा भी आता है, और एक इसके साथ में बेटा अपने अजमेर जिला भी सीमा स्पर्श करता है। तो एक जिला तो इसका पड़ोसी जिला याद रखना बेटा जयपुर है, और एक पड़ोसी जिला इसका सवाई माधोपुर है। दक्षिण का पड़ोसी जिला अपने कोटा आता है, और एक इसमें बूंदी जिला भी स्पर्श करता है, एक भीलवाड़ा जिला भी आता है, और पश्चिमी साइड में आपका एक जिला बताओ कौन सा आता है, अजमेर जिला अपने यहां पर टोंक के साथ विशेष रूप से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। ठीक है ना। रिजल्ट आने वाला था क्या, अब देखना साइंस लेब स्टैंड का रिजल्ट आने वाला था क्या, ऐसा तो नहीं, मैंने तो नहीं सुना, हो सकता है। ठीक है ना, बिल्कुल साहब RJ26 बिल्कुल ना। आगे चले बेटा, अगला इसके बारे में क्या मिलता है, टोंक जिले के सामान्य परिचय की मैं बात करता हूं ना, तो टोंक जिले का बेटा जो टोटल क्षेत्रफल होगा वो 7194 वर्ग किलोमीटर है, एक तो ये याद रखना। फिर बाद में टोंक जिले का अक्षांश 25 डिग्री से लगाकर 26 डिग्री के बीच में है, और देशांतर लगभग 75 डिग्री से 76 डिग्री के बीच में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं
पूछा जाता है अक्षांश और देशांतर। राजस्थान के संदर्भ में याद रखना, जिले के संदर्भ में याद मत रखना। टोंक जिले के उपनाम कौन कौन से? इसे राजस्थान का प्राचीन टाटानगर कहते हैं, नवाबों की नगरी कहते हैं। टोंक जिले का संभागीय मुख्यालय अजमेर आता है। टोंक जिले का आकार पतंगाकार है, जो राजस्थान के आकार के समान आकृति वाला जिला रखता है टोंक आता है। तो टोंक जो आकृति है ना बेटा राजस्थान के, बिल्कुल साहब, प्रणाम अलवर से राम राम भी, ठीक है ना। सभी विद्यार्थियों को राधे कृष्णा, सभी विद्यार्थियों को राम राम, जितने भी जुड़ चुके हैं ना सभी को राधे राधे भाई, ठीक है ना। तो टोंक जिले का उपनाम टाटानगर है, नवाबों की नगरी है। साथ ही साथ में याद रखना बेटा इसे क्या कहा जाता है, उत्तर आएगा बेटा राजस्थान का, अरे राजस्थान का क्या कहते हैं, राजस्थान का इसे लखनऊ भी कहा जाता है। राजस्थान के समान आकृति वाला जिला बताओ कौन सा है, टोंक हो जाएगा। 7194 वर्ग किलोमीटर इसका क्या आता है, टोंक जिले का क्षेत्रफल आता है। और टोंक जिले का अगर यहां पर शुभंकर की बात करें ना तो टोंक जिले का अपना शुभंकर कौन सा आता है, हंस आता है। टोंक जिले में एक नदी भी बहती है बेटा, और उस नदी का नाम बताओ क्या नाम है, बनास नदी बहती है। और बनास नदी की हम यहां पर बात करेंगे बेटा कि बनास नदी कौन इस टोंक को दो भागों में मारती है, मालपुरा का मैदान भी बनाती है। सबकी बातें हम यहां पर करने वाले हैं। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, ठीक है भाई। आगे चले भाई। टोंक जिले के उपनाम मैंने बता दिया, नवाबों की नगरी कहते हैं, राजस्थान का लखनऊ कहते हैं। टोंक जिले में विराट प्रदेश का हिस्सा माना जाता था। प्राचीन काल में जो टोंक है ना बेटा ये विराट प्रदेश का हिस्सा मानता था। भाषा यहां पर बेटा 84 भाषा बोलते हैं। ये टोंक जिले में बोले जाने वाली मुख्य रूप से भाषा आती है। टोंक जिले में बेटा जो अपने खेराड़ प्रदेश जो नाम जहाजपुर भीलवाड़ा से, सुनना मेरी बात बेटा, जहाजपुर की यहां पर बात की जाती है। जहाजपुर नामक स्थान बताओ कहां पर है, भीलवाड़ा से है। जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक वाला जो प्रदेश है ना यहां पर याद रखना बेटा एक बोली और भी बोली जाती है जिसे अपन खेराड़ी के नाम से पुकारते हैं। इसे अपन खेराड़ी बोली भी कहते हैं। तो यहां पर इसे 84 नाम की बोली बोली जाती है टोंक के अंदर। नवाबों की नगरी राजस्थान का लखनऊ और टोंक जिला प्राचीन काल में बताओ कौन से प्रदेश के अंतर्गत आता था, विराट सभ्यता के अंतर्गत आपके आ जाता था। आगे चले भाई। अगला इसके बारे में क्या मिलता है, टोंक जिले में कुछ विधानसभा क्षेत्र है। एक विधानसभा क्षेत्र का नाम मालपुरा आता है, एक यहां पर निवाई आता है, एक यहां पर टोंक आता है और एक आपके यहां पर देवड़ी उनियारा के नाम से आता है। उनियारा यहां पर पाइपलाइन भी है, उनियारा देवड़ी पाइपलाइन भी यहां पर आती है, जिसको पानी जो मिलता है ना बेटा ये आपके बिसलपुर बांध से मिलता है। और ये जो निवाई है ना बेटा निवाई, और इस निवाई में क्या आता है तो यहां पर याद रखना बेटा इस निवाई टोंक के अंदर याद रखना केसरी वनस्पति घी आता है। यानी कि अगर कोई आपसे यहां पर यह पूछे बेटा कि केसरी वनस्पति घी का कारखाना बताओ अपने कौन सा होएगा, तो केसरी वनस्पति घी का कारखाना बताओ अपने कहां पर आता है, निवाई के अंदर आता है। और निवाई बताओ कहां पर है भाई, टोंक में आता है। और जो टोंक है ना बेटा, टोंक की मैं बात करता हूं ना तो इसे याद रखना बेटा एक नदी आती है जिसका नाम है बनास नदी। बनास नदी जो है ना बेटा इसे दो भागों में बांटती है। बनास नदी है टोंक को दो भागों में विभाजित करती है, टोंक को दो भागों में यहां पर विभाजित करती है। बनास नदी टोंक जो जिला ना बेटा, इस टोंक जिले को याद रखना बेटा दो भागों में बताओ क्या करती है, विभाजित करने का काम करती है। बनास नदी बेटा अपना मालपुरा जो है ना, इस मालपुरा में याद रखना बेटा मालपुरा करौली का मैदान बनाती है। मालपुरा बेटा करौली का यहां पर बताओ क्या बनाती है, मैदान बनाती है। अगर आपको यहां पर यह पूछना बेटा कि केंद्रीय भेड़ यानी कि केंद्रीय भेड़ व बकरी अनुसंधान केंद्र बताओ कहां पर है, तो केंद्रीय भेड़ तथा बकरी अनुसंधान केंद्र की यहां पर आपकी बात की जाती है ना, तो वो भी बताओ कहां पर आता है, वो आपका यहां पर आता है बेटा अविका नगर की बात की जाती है। और अविका नगर नामक स्थान बताओ कहां पर आता है, टोंक में आ जाता है। तो केंद्रीय भेड़ एवं बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर आता है बेटा, अविका नगर। और अविका नगर नाम का स्थान बताओ आपका विशेषकर याद रखना कहां पर आता है, टोंक में आ जाता है। बिल्कुल साहब, अविका नगर में आता है केंद्रीय भेड़ एवं बकरी अनुसंधान केंद्र। ये कई बार पूछा गया भाई, राधे राधे भाई, ठीक है। रुद्रपाल जी यूपी से राम राम, आप सभी को, आप सभी का अभिनंदन और सभी का स्वागत है भाई, ठीक है ना बेटा। ये अपन टोंक के बारे में विशेषकर थोड़ा सा याद रखना। टोंक जिले की 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ जनसंख्या के आंकड़े हैं। जैसे टोंक की टोटल जो जनसंख्या वो आपके 14,21,000 समथिंग आती है, जिसमें पुरुष लगभग 7,28,000 आते हैं, स्त्री लगभग 6,93,000 आती है। 10 की वृद्धि दर अपने 17.3% आती है। लिंगानुपात याद रखना बेटा टोंक जिले का लिंगानुपात 952 आता है। लिंगानुपात यहां से आपके
बह सकती है भाई, ठीक है ना। सबसे ज्यादा लिंगानुपात यहां पर बिल्कुल साहब, ठीक है ना, तो 952 है। टोंक जिले का लिंगानुपात सबसे ज्यादा थोड़ा क्या बेटा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात बांसवाड़ा का है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करता हूं ना, कि अगर आपको यहां पर यह पूछे बेटा कि राज्य में, यानी कि राज्य में बेटा अगर यहां पर आपको यह पूछता है कि बताओ सर्वाधिक लिंगानुपात बताओ कहां का हो जाएगा, तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो होता है वो अपने यहां पर डूंगरपुर की बात की जाती है। और डूंगरपुर का लिंगानुपात बताओ कितना आता है, 994 आता है। तो राज्य के अंदर सबसे अधिक लिंगानुपात जो आता है वो अपने कहां का, साइन कर दिए, ठीक है भाई। तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात आता है वो अपने बांसवाड़ा का आता है, सॉरी डूंगरपुर का आता है। और डूंगरपुर का बताओ लिंगानुपात कितना आता है बेटा, 994 की यहां पर बात की जाती है। तो लेकिन आपके डूंगरपुर के अलावा यहां का लिंगानुपात भी याद रखना, टोंक जिले का लिंगानुपात कितना है, 952 है। कुल जनसंख्या 14,21,000 है। अरे कितनी है, 14,21,000 आती है, जिसमें पुरुष आपके लगभग 7,28,000 आते हैं। रोहिल कुड़ी, राम राम, राधे राधे आप सभी को, बिल्कुल साहब। स्त्री यहां पर 6,93,000 आते हैं। फिर बाद में आपके 10 की वृद्धि दर 17.3% आती है। लिंगानुपात 952 आता है। जनसंख्या घनत्व 198 आता है और साक्षरता दर 61.6% आता है। पुरुष साक्षरता 77.1 आता है। महिला साक्षरता 45.4% आता है। यह बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिंगानुपात याद कर लेना। बाकी यहां पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लगता कि यहां पर आपके हो सकता है। साक्षरता याद करो तो कर लेना। बाकी आपके यहां पर थोड़ा सा ये जनसंख्या के मामले में राजस्थान के 2011 के अनुसार टॉप 5 जिले पहुंचते हैं, लेकिन जिला दर्शन पढ़ रहे हैं तो प्रत्येक जिले के बारे में थोड़ा सा अपन को बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। इसलिए मैंने यहां पर आपके इसकी जनसंख्या के बारे में आपको मैंने बता दिया है, थोड़ा सा इनके बारे में याद रखना। कुल जनसंख्या 14,21,326, 14,21,326, 14,31,326, 14 लाख, हाँ तभी तो मैं बोल रहा हूं 33 जिलों का याद नहीं होता है, तो आप लोगों को इतना लोड नहीं लेना है, सामान्य याद कर लेना, सामान्य कि भाई ये हो सकता है, बाकी ऐसा नहीं आता अभी, ठीक है ना, बिल्कुल साहब। अरबी फारसी शोध संस्था भी बिल्कुल आपके टोंक में 1978 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। शिक्षा नगरी कोटा से आपको इतना डाटा कंफ्यूजन करता है, बिल्कुल साहब, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं जितना हो सके ना, जिला दर्शन है अपने सिर्फ इसको आपको जिला दर्शन की जानकारी होनी चाहिए, एक दृश्य आपके सामने होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया है। बाकी यहां पर आपको याद नहीं करना है भाई, ठीक है ना। आगे चले भाई, अगला यहां पर क्या आता है, टोंक जिले के प्रमुख मेले और त्योहार बताओ कौन कौन से आते हैं। टोंक जिले के यहां पर बेटा अपने मेले और त्योहारों की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। एक यहां पर आपको मेला दिख रहा होगा और यहां पर आपको भगवान की यहां पर मूर्ति भी दिख रही होगी। डिग्गी का कल्याण जी का मेला यहां का बहुत फेमस है। टोंक जिले में आता बेटा डिग्गी मालपुरा, और डिग्गी में यहां का कल्याण जी का मेला बहुत फेमस है। यह मेला टोंक जिले की डिग्गी मालपुरा में अक्टूबर माह में बढ़ता है। कब बढ़ता है, तो श्रावण शुक्ल एकादशी के अंदर बढ़ता है। अरे कब बढ़ता है, श्रावण शुक्ल एकादशी के अंदर यहां पर बढ़ता है, बिल्कुल साहब। हाँ भाई, अबुल कलाम आजाद अब इसका नाम है अपने वैसे। तो यहां पर अक्टूबर माह के अंदर जो आपके श्रावण शुक्ल एकादशी आती है बेटा, उसके दिन यहां पर मालपुरा के अंदर डिग्गी के अंदर आपके जो कल्याण जी का मेला है ये यहां पर बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पर, ठीक है ना, हाँ भाई जगह से राम राम, राम राम भी राम राम। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना, एक मेला तो डिग्गी जी का मेला टोंक का फेमस है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल साहब। आगे चले भाई, अगला यहां पर बेटा याद रखना फुलानी एकादशी का मेला भी आता है। मेला टोंक जिले की डिग्गी में भादवा 11 को बढ़ता है। अरे कब बढ़ता है भाई, भादवा 11 को यहां पर मेला लगता है, जिसे अपन फुलानी एकादशी का मेला कहते हैं। और एक यहां पर देवदाम नामक स्थान अपने जोधपुरिया में आता है। देवदाम जोधपुरिया जो आपका यहां पर बताओ कहां पर आता है, टोंक की बात यहां पर की जाती है। यह आपके वैसे देवनारायण जी का बेटा याद रखना, देवनारायण जी का दूसरा प्रमुख मंदिर आता है। पहले नंबर का देवनारायण जी का मंदिर कहां पर आता है, सबसे प्रथम देवनारायण जी का मंदिर अगर कोई पूछे ना बेटा, राजस्थान के अंदर प्रथम देवनारायण जी का मंदिर की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो कमेंट करके बताना, राजस्थान का पहले नंबर का देवनारायण जी का मंदिर कहां पर है बेटा। तो सुनना मेरी बात, यहां पर पहले नंबर का देवनारायण जी का मंदिर आता है भीलवाड़ा के अंदर आता है, जिसका नाम है आसिंद। और यह आसिंद नाम की जो स्थान आता है, यह आसिंद नाम का स्थान बताओ कहां पर आता है, भीलवाड़ा में आता है। अरे आसिंद
आसीन कहां पर है भाई, भीलवाड़ा में आता है। पहले नंबर का देवनारायण जी का मंदिर वहां पर है, लेकिन सेकंड नंबर का देवनारायण जी का मंदिर जो है ना, ये देवदाम जोधपुरिया टोंक में आता है, जो निवाई के अंदर लगता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी और माघ शुक्ल सप्तमी को यहां पर क्या लगता है, अरे मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल, अरे भाद्रपद शुक्ल अष्टमी और माघ शुक्ल सप्तमी के दिन यहां पर आपके मेला लगता है। और ये आपके यहां पर जोधपुरिया का देवदाम का आपको दिख रहा होगा मंदिर। राजस्थान के अंदर देवनारायण जी के दो ही मंदिर है बेटा, राधे राधे सतह से पतह तक आप सभी का। तो यहां पर राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से बेटा अपने देवनारायण जी के दो मंदिर फेमस है। एक आपके सवाई माधोपुर, अपने राजस्थान के अंदर आपके कहां का फेमस है, भीलवाड़ा के आसीन भीलवाड़ा का फेमस है, जहां का आपके देवनारायण सवाई भोज आसीन मंदिर बना है। और एक आपके निवाई के अंदर आपके देवदाम जोधपुरिया का मेला आता है। यह आपको थोड़ा सा याद रखना है। मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भी लगता है, और एक आपके माघ शुक्ल जो आपके सप्तमी आती है ना, इस सप्तमी के दिन भी यहां पर आपके मेला लग जाता है। बिल्कुल साहब, हाँ भाई बिल्कुल साहब, ठीक है ना, चार धर्मों में शामिल है ना, बिल्कुल साहब, ठीक है ना। आगे चले भाई, अगला यहां पर कौन सा आता है, चांद सेन का पशु मेला आता है। ये देखो आपके राजस्थान के अंदर बेटा वैसे पशु मेलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन टोंक जिले के अंदर भी यहां पर एक पशु मेला आता है। और उस पशु मेला का नाम बताओ क्या नाम है, उसे अपन कहते हैं बेटा अपने चांद सेन का मेला कहते हैं। और चांद सेन का मेला टोंक जिले के मालपुरा कस्बे के पास चांद सेन नामक बांध पर बढ़ता है। मार्च और अप्रैल माह में बढ़ता है। यहां पर याद रखना बेटा, एक चांद सेन नाम का जो यहां पर आता है ना, ठीक है ना, बिल्कुल साहब, ठीक है ना, अटक से कटक तक पढ़ेंगे, बिल्कुल साहब, ठीक है ना। तो मेला टोंक जिले की मालपुरा कस्बे के पास चांद सेन नामक बांध पर बढ़ता है। और बताओ कब लगता है, मार्च से लगाकर बताओ बेटा कब तक लगता है, अरे अप्रैल तक लगता है। अरे मार्च से कब तक लगता है, अप्रैल तक लगता है भाई, ठीक है ना। हाँ भाई आगे चले भाई, अगला यहां पर आपके और कौन सा था, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइव फ्रॉम जो क्लासरूम वाला जो बैच है हमारा, उसका अनाउंसमेंट मैं आपके सामने कर रहा हूं बेटा। विशेषकर याद रखना बेटा कि जो विद्यार्थी अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं भी, ठीक है ना। हाँ भाई, तो यहां पर याद रखना बेटा कि एक हमारा बैच का नाम रखा हमने महाराणा प्रताप बैच के नाम से, हमने एक बैच अनाउंस किया है। जो हमारा बैच का जो महाराणा प्रताप नाम का बैच है, ये 11 सितंबर 2022 से शुरू हुआ है। 11 सितंबर 2022 को इस बैच का आगाज हुआ है। इसकी फीस रहने वाली है आपके 2499 रुपए। ये 2499 रुपए आपकी फीस रहने वाली है। सेकेंड ग्रेड का यहां पर बात करेंगे, जिसमें जीके का यानी फर्स्ट पेपर की बात होगी, रीट मेंस की बात हो जाएगी, सीईटी की बात हो जाएगी, आरएस प्री की बात होगी, एसआई की बात होगी, एलडीसी की बात होगी और आरओ की यहां पर बात की जाएगी। अरे बेटा यहां पर जो है ना, हाँ भाई यहां पर अगर मैं बात करूं ना, तो अपने जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाला बैच है, मैंने एक बार पहले भी बताया था और एक बार अभी भी बता रहा हूं कि पहले वाला बैच लाइव फ्रॉम वाला पुराना हो चुका है। तो आप सभी विद्यार्थियों की मांग पर हमने 11 सितंबर 2022 के अंदर एक कल वाला एक नया महाराणा प्रताप वाला बैच हमने यहां पर हमने शुरू किया है। तो कोई भी विद्यार्थी अगर ज्वाइन करना चाहता ना, तो लक्ष्य क्लासेज का ऑनलाइन एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसकी फीस मात्र आपके 2499 रुपए रहने वाली है। सीधा क्लासरूम से लाइव क्लासेज चलेगी, एकदम मजा आने वाला है। ऑफलाइन फीलिंग के साथ में हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा यहां पर देख लेना भाई। अगर विवेकानंद वाला रिकॉर्डेड बैच लेते हो तो उसकी फीस आपके 999 रुपए है। और अगर आप किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो ऑनलाइन, तो उसकी फीस आपके 499 रुपए है भाई, ठीक है ना। हाँ भाई ठीक है ना, चलो भाई ठीक है ना। हाँ अच्छा भाई, तो हमने महाराणा प्रताप नाम का बैच भी तो अनाउंस कर रखा है। महाराणा प्रताप नाम का अनाउंस पढ़ा दो जी, बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला आपको यहां पर थोड़ा सा याद रखना भाई। आगे चले बेटा, अगला यहां पर आपके टोंक जिले में और क्या आता है। टोंक जिले के यहां पर प्रमुख मंदिरों की यहां पर बात की जाती है सबसे पहले कि सर टोंक जिले के यहां पर प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो श्री कल्याण जी का मेला यहां मंदिर भी आता है, जो अपने डिग्गी में आता है। डिग्गी मालपुरा कहां पर है, टोंक में आता है। इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के राज्यकाल में हुआ था। यानी मंदिर का निर्माण बताओ, कल्याण जी के मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था, महाराणा संग्राम सिंह के काल में हुआ था। यहां श्रद्धालु तारकेश्वर
रामेश्वर मंदिर जयपुर से दंडवत लगाते हुए आते हैं, यानी जयपुर से यहां पर दंडवत प्रणाम करते हुए यहां पर आते हैं। फिर मुस्लिम इसे ध्यान रखना बेटा कलह पीर के नाम से पुकारते हैं। मुस्लिम लोग भी इसको अपने ध्यान रखना बेटा कलह पीर के नाम से पुकारते हैं। डिग्गी के कल्याण जी को याद करते हुए श्रद्धालु लोकगीत गाते हैं। और मारो डिग्गी पुरी का राजा थारे बाजे छे नौपत बाजा, नाम सुना है। अब हमारा डिग्गीपुरी का राजा बाजे छे नौपत बाजा, ठीक है ना भाई। डिग्गीपुरी का राजा बाजे छे नौपत बाजा, ये यहां का गाना बहुत फेमस है। और यहां पर याद रखना बेटा भाद्रपद शुक्ल भाद्रपद एकादशी एवं बैसाख माह की पूर्णिमा जो आती है ना, उस समय यहां पर विशाल मेले का आयोजन होता है। इनको श्री जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। इनके मंदिर मालपुरा टोंक में स्थित है और इन्हें कलह पीर तथा कुष्ठ रोग के निवारक के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को यहां पर विशाल मेले का बताओ क्या होता है, आयोजन होता है, ठीक है ना बेटा। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन यहां पर एकादशी के दिन यहां पर आयोजन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कल्याण जी का मेला कहां पर आता है बेटा, डिग्गी मालपुरा में आता है। और डिग्गी मालपुरा कहां पर है, टोंक में आता है। यहां पर याद रखना मुस्लिम लोग इन्हें कलह पीर के नाम से पुकारते हैं। कुष्ठ रोग के निवारक भी इनको कहा जाता है। फिर बाद में अगर मैं आपको यहां पर बात करता हूं बेटा, महाराणा संग्राम सिंह के काल में इसका निर्माण हुआ था। और यहां पर एक गाना फेमस है, लोकगीत फेमस है कि हमारा डिग्गीपुरी का राजा बाजे छे नौपत बाजा। और नाम गाना सुना भी होगा, बचपन में हम खूब गाते थे, बाजे छे नौपत बाजा हमारा डिग्गीपुरी का राजा। ये अपने डिग्गी मालपुरा का मंदिर है जो बताओ कहां पर आता है, राजस्थान के टोंक जिले से इसका संबंध आपके यहां पर आ जाता है, ठीक है भाई। सर आप एक क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी की लगा दो प्लीज, लगा देंगे भाई, ठीक है ना, टेंशन ना लो, बहुत जल्दी लगा देंगे। कोई विद्यार्थी अगर कंप्लीट कोर्स चाहता ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कंप्लीट कोर्स मैंने राजस्थान ज्योग्राफी की मैंने बोल रखी यूट्यूब पर करवाने की, तो यहां पर मैं आपको करवा दूंगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी और अगर पूरा कंप्लीट कोर्स अगर चाहते हैं तो आप ऐप ले सकते हो। एप्लीकेशन के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी आपको पूरा का पूरा आपको वहां पर आपके मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ भाई आगे चले भाई। तो कोई विद्यार्थी अगर पूरा का पूरा चाहिए ना, तो पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको यूट्यूब के ऊपर आपको अवेलेबल होना थोड़ा सा मुश्किल है, एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी जितना हो सकता है मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से हम उतना करने का प्रयत्न आपके सामने कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। राजस्थान ज्योग्राफी भी करवा रहा हूं जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे, और राजस्थान के साथ में जिला दर्शन भी करवा रहा हूं, और आपके MCQ भी बहुत जल्दी लेने आएंगे भाई, ठीक है ना। आगे चले बेटा, यहां पर बेटा जल देवी का मंदिर भी आता है। टोंक जिले में आपके बेटा यहां पर जल देवी का मंदिर भी आता है। अरे यहां पर जल देवी का मंदिर आता है। जल देवी का जो मंदिर है ना, टोंक जिले की यहां पर टोडाराय सिंह तहसील के बावड़ी गांव में स्थित आता है। एक गांव आता है जिसका नाम आता है बेटा यहां पर बावड़ी गांव आता है। और एक यहां पर देवनारायण जी का मंदिर भी आता है। यह मंदिर मासी, बांडी और खारी नदी के संगम पर जोधपुरिया गांव में स्थित है। यानी 3 नदियां आती बेटा। एक नदी तो आती यहां पर जिसका नाम आती है मासी आती है, मासी के बाद में एक आती जिसका नाम आती है बांडी आती है, और बांडी के बाद में एक नदी कौन सी आती है, खारी। मासी, बांडी और खारी नदियों के संगम पर जोधपुरिया गांव टोंक के अंदर आपके एक मंदिर आता है, देवनारायण जी का मंदिर आता है। राजस्थान का दूसरा देवनारायण जी का राजस्थान के अंदर दूसरा देवनारायण जी का कोई प्रसिद्ध मंदिर है तो वो यहां का फेमस है। अगर प्रथम नंबर का कोई पूछे तो वो आपके बेटा अपने सवाई भोज का मंदिर फेमस है, जो बताओ कहां पर लगता है बेटा, आसिंद में लगता है। और आसिंद नाम का स्थान बताओ कहां पर आता है, भीलवाड़ा में आता है। अरे आसिंद कहां पर है भाई, भीलवाड़ा में आपके यहां पर आपके आ जाता है, ठीक है ना। हाँ भाई आगे चला, बिल्कुल साहब मासी, बांडी और खारी, बिल्कुल साहब ये बनास नदी की सहायक नदियां हैं, सबकी सब आपके बनास की ट्रिब्यूटरी वगैरह है। वहां पर आपके देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर यहां पर आपके देवनारायण का मंदिर बना है। सेम लगभग देखने में ऐसा ही लगता है कि भीलवाड़ा का जो आसिन जो देवनारायण का मंदिर है ना, सेम लगभग वैसा ही दिखता है, और यहां पर भी ऐसा ही है, ठीक है ना। गुरुजी ऐप में बिल्कुल साहब ऐप में मैंने अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी करवा रखी है, आप वहां से ले सकते हो भी, ठीक है ना, आप वहां से ले सकते हो। एप्लीकेशन में पूरा का पूरा बैच आपको मिल जाएगा। लाइव प्रोम भी है और रिकॉर्डेड क्लासें भी है। लाइव अगर क्लासेस चाहिए आपको तो 2499 रुपये उसकी मात्र फीस है, और कल ही 11 सितंबर को शुरू हुआ है। सामान्य परिचय से उसका अच्छे विस्तार से आपको ऑफलाइन के साथ में आपको पढ़ाया जा रहा है, तो वहां से आप लोग पढ़ सकते हो। एक याद रखना बेटा,
गोकर्णेश्वर महादेव का यहां पर मंदिर आता है, जो बताओ कहां पर आता है, बिसलपुर नामक स्थान पर आता है, जो आपका टोंक में आता है। ये जो बिसलपुर नाम का बांध है ना बेटा, बिसलपुर नाम का बांध बताओ कौन सी नदी पर बना हुआ है, बनास नदी पर निर्मित है। ये जो बिसलपुर नाम का बांध है ना बेटा, बनास नदी पर निर्मित है। ये आपको यहां पर याद रखना बेटा। और इस बांध के बारे में याद रखना बेटा, यह राज्य की, अगर मैं यहां पर बात करता हूं ना, तो यह राज्य की सबसे बड़ी, अरे ये राज्य की जो है ना बेटा, राज्य की सबसे बड़ी बताओ कौन सी परियोजना आती है, राज्य की सबसे बड़ी आपके यहां पर पेयजल परियोजना आती है। और इस पेयजल परियोजना के द्वारा अगर आपको यहां पर पूछे ना बेटा, कब बताओ लाभान्वित जिले बताओ कौन कौन आता है। लाभान्वित जिले बेटा, एक तो आपका जयपुर अभी आता है, जयपुर के बाद में टोंक भी आता है, टोंक के बाद में यहां पर एक जिला और आता है जिसका नाम अजमेर आता है। और एक याद रखना बेटा, इसे यानी बिसलपुर जो बांध है ना, इसे आपके अजमेर की, यानी इसे अजमेर की बताओ क्या कहते हैं, याद आएगा बेटा, इसे अपने अजमेर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जो बिसलपुर बांध है ना बेटा, ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। एक तो ये बात याद रखना बेटा, राजस्थान की जो है ना, राजस्थान की सबसे बड़ी जो पेयजल परियोजना ना, वो बिल्कुल साहब, ठीक है ना, राजस्थान की सबसे बड़ी जो पेयजल परियोजना ना बेटा, वो सबसे बड़ी पेयजल परियोजना आपके बिसलपुर बांध वाली है। ये आपके लाभान्वित जिला जयपुर, टोंक, अजमेर, पहले थोड़ा सा भीलवाड़ा का भाग भी यहां पर आ जाता था। अरे कौन सा था, भीलवाड़ा का नाम भी आता था। और यहां पर इसे अजमेर की क्या कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं। और यहीं पर ये जो मंदिर दिख रहा ना बिसलपुर बांध के किनारे पर, ये वाला बताओ किसका है, ये आपके गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर यहां पर आपके आ जाता है। जो बताओ कहां पर आता है, बिसलपुर टोंक में आपके यहां पर आ जाता है, ठीक है ना। हाँ भाई, देवदाव अजमेर में भी है क्या, अजमेर में है क्या, ब्यावर अजमेर में भी, हाँ टेम्पल देवमाली ब्यावर में भी आता है। राजस्थान में देव नारायण जी के 2 टेम्पल है, एक तो यहां पर, एक आसिन में भी है, हो सकता है अजमेर के अंदर भी छोटा मोटा कोई, ठीक है ना। राज्य की एकमात्र कंक्रीट से बना हुआ बांध है, हाँ जी, ठीक है ना। ये आपको यहां पर याद रखना है भाई। आगे चले भाई, यहां पर एक दर्शनीय स्थल अपने कौन कौन से आते हैं। एक यहां पर बेटा पचेवर का किला आता है। ये आपका एक किला बना हुआ यहां पर टोंक के अंदर, जिसे अपन कहते हैं बेटा पचेवर का किला कहते हैं कि मालपुरा टोंक में स्थित आते हैं। 4 बुर्जों के कारण इस दुर्ग को चौबुर्जा कहा जाता है। इस दुर्ग की यह विशेषता है कि दुश्मनों द्वारा चलाए गए तोपों, यानी कि दुश्मनों द्वारा चलाए गए तोपों के गोलों या तो इस दुर्ग के ऊपर से निकल जाते हैं या इस दुर्ग के दरारों में धंस जाते हैं। और इसी दुर्ग में ध्यान रखना, पाडा चक्की भी स्थित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सुनना मेरी बात बेटा। ये जो है ना, ये मालपुरा में आता है पचेवर का किला। एक आता है बेटा जिसका नाम आता है अपने पचेवर का किला आता है। पचेवर के किले की विशेषता क्या है, 4 बुर्ज होने के कारण यह दुर्ग चौबुर्जा कहलाता है। इसके बुर्ज कितने हैं बेटा, 4 बुर्ज आता है, इसे अपने चौबुर्जा का किला कहते हैं। और ऐसा उल्लेख मिलता है बेटा, यहां पर याद रखना, ऐसे उल्लेख मिलता है कि इस दुर्ग की विशेष, दुश्मनों के द्वारा अगर कोई भी तोप वगैरह चलाते हैं ना, तो उस तोप का जो गोला होता है ना, या तो इसके ऊपर निकल जाता है और या फिर जो इसके अंदर जो दरारें होती है ना, दीवारों के अंदर धंस जाता है, दीवारों के अंदर धंस जाता है। और इसमें ध्यान रखना बेटा कि पाडा चक्की भी है इसी दुर्ग में। ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि पाडा चक्की कहां पर है, तो वो पाडा चक्की जो आता है वो आपके पचेवर का किला में आता है। और पचेवर का किला कहां पर है, टोंक जिले में आता है, मालपुरा में आता है, ठीक है ना। ये आपका पचेवर का किला है। अगला यहां पर बेटा असीरगढ़ का किला आता है। अरे कौन सा आता है, असीरगढ़ का किला आता है। देखो भाई कितना पुराना आपको यहां पर दिख रहा होगा बेटा, असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ के किले की बात कर रहा हूं ना, तो इसमें याद रखना बेटा, इसे भूमगढ़ तथा अमीरगढ़ का किला भी कहते हैं। अरे भूमगढ़ और अमीरगढ़ का किला भी कहते हैं। 24वें जैन तीर्थंकरों की याद रखना बेटा, यहां पर प्रतिमाएं यहां पर मिली है। यहां पर 24 जो जैन तीर्थंकर थे अपने, उन सब की प्रतिमा आपको यहां पर आपके मिली थी भाई, ठीक है ना। हाँ भाई बिल्कुल साहब, हाँ भाई
तो यहां पर ये थोड़ा सा आपको याद रखना भाई, ठीक है ना। कुछ और पढ़ना सर, सब जिला दर्शन करवा दो तब कुछ और पढ़ाना, बिल्कुल साहब, ठीक है ना। पहले हम उसी के ऊपर मेन फोकस कर रहे हैं। ये 8वें नंबर का जिला, 8वें नंबर का क्या चल रहा है, ये तो अपने अभी कौन सा हो गया, 6 जिले तो मैंने वो करवा दिए, भिलवाड़ा हो गया, अजमेर हो गया, टोंक हो गया, ये अपना 90वें नंबर का जिला चल रहा है। तो 24वें जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा यहां पर मिली है। असीरगढ़ का किला, इसे अमीरगढ़ और भूमगढ़ के नाम से भी पुकारा जाता है, टोंक में आता है। यहां पर एक कंकोड़ का किला भी आता है। अरे कौन सा किला आता है बेटा, यहां पर एक कंकोड़ का किला भी आता है। यह किला बताओ कहां पर है, टोंक में आता है। टोंक सवाई माधोपुर मार्ग पर आता है। टोंक के पास याद रखना बेटा गुमानपुरा गांव में हाथी भाटा पर स्थित है। और एक क्षेत्र आता है बेटा यहां पर जिसका नाम आता है हाथी भाटा। बताओ कौन सा भाटा, यहां पर कहते हैं बेटा हाथी भाटा। हाथी भाटा के ऊपर याद रखना बेटा यहां पर कंकोड़ का किला आता है। अरे कौन सा किला आता है, कंकोड़ का किला आता है। टोंक से निकलते हैं और सीधा अपन सवाई माधोपुर चलते हैं ना, तो उसी मार्ग के ऊपर आपको देखने को मिलता है कंकोड़ का किला, हाथी बाटा के ऊपर बना हुआ है। यह आपका ध्यान रखना बेटा, गुमानपुरा गांव में यहां पर हाथी बाटा नामक एक पहाड़ी टाइप में है, उसके ऊपर बना हुआ है। यह थोड़ा सा आपको यहां पर याद रख लेना है, बिल्कुल साहब। नवाबों की नगरी टोंक में है हाथी बाटा, बिल्कुल साहब, ठीक है ना। आगे चले भाई, एक यहां पर आता बेटा जामा मस्जिद आती है टोंक में, देख लेना बेटा। यहां पर देखो कितनी सुंदर आपको यहां पर दिख रही है। यहां पर आप लोग देखना बेटा, जामा मस्जिद की यहां पर बात की जाती है। टोंक की ऐतिहासिक जो जामा मस्जिद का जो निर्माण है ना बेटा, टोंक राज्य के संस्थापक नवाब अमीर खां द्वारा 1246 हिजरी संवत में शुरू करवाया था और उसके पुत्र नवाब वजीरुद्दौला ने 1297 से 1298 हिजरी संवत में इसका निर्माण पूर्ण करवाया था। यानी कि नवाब अमीर खां के द्वारा 1246 हिजरी संवत के अंदर तो इसका निर्माण करवाया था। 1246 में निर्माण प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखना बेटा, ईस्वी सन नहीं है, शक संवत नहीं है, यह आपका हिजरी संवत है। तो इनके पुत्र जो थे बेटा नवाब वजीरुद्दौला, इनके द्वारा 1297 से लगाकर के 1298 हिजरी संवत के अंदर इसका निर्माण पूरा हुआ था। कहते हैं बेटा इसमें सोने की चित्रकारी का काम नवाब मोहम्मद इब्राहिम खां के समय करवाया गया था। अरे इसमें जो अपने सोने की जो चित्रकारी है ना बेटा, सोने की चित्रकारी का काम जो है ना, वो नवाब मोहम्मद इब्राहिम खां के समय करवाया गया था। जामा मस्जिद की मीनारों की ऊंचाई इतनी है कि काफी दूर से देखी जा सकती है। यहां के स्थापत्य कला सोने चांदी नीलम पन्नों के रंग से की गई है। आकर्षण मनोहारी बेल बूटों की चित्रकारी के कारण यह मस्जिद अपनी अनूठी पहचान रखती है। दीवारों पर बने हुए सुनहरे चित्र और मीनाकारी इस मस्जिद की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। यानी कि सबकी सब सुंदरता के लिए विख्यात है बेटा। बहुत ही ज्यादा यहां पर आपको दिखता है कि यह बेटा आपको यहां तो सब, हाँ भाई ठीक है ना, हाँ भाई ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। जामा मस्जिद कहां पर आती है भाई, जामा मस्जिद आपके टोंक में आती है। याद रखना बेटा, जो अपने टोंक के जो संस्थापक थे नवाब खां पिंडारी अमीर खां द्वारा 1246 हिजरी संवत में, ध्यान रखना, शुरुआत करवाया गया था। और नवाब वजीरुद्दौला के द्वारा इनके जो पुत्र थे 1297 से 98 के मध्य इनका पूरा करवाया था। और जो सोने की चित्रकारी है वो नवाब मोहम्मद इब्राहिम के समय यहां पर करवाया गया था। और ये जामा मस्जिद अपनी सुंदरता के कारण और बहुत ज्यादा फेमस यहां पर हो जाती है भाई, ठीक है ना। करवा रखी है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है भाई, ठीक है ना, हम पढ़ा देंगे भाई, कोई बात नहीं भाई, ठीक है ना। आगे चले भाई, अरे आगे चले, चलो भाई। अगला यहां पर देखना, अगला कौन सा आता है, लाला पठान का दुर्ग भी आता है। टोंक जिले के अंदर टोडा राय सिंह जो तहसील आती है ना, वहां पर आता है लाला पठान का किला आता है। कभी नाम सुना क्या, सुनहरी कोठी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सुनहरी कोठी कहां पर है, तो सुनहरी कोठी कहां पर है, सुनहरी कोठी बेटा अपने टोंक में लगती है। टोंक जिले में जो सुनहरी कोठी है ना, इसका निर्माण नवाब वजीरुद्दौला खां, अरे निर्माण जो है ना वजीरुद्दौला खां के द्वारा 1824 ईस्वी में जो शीश महल है, शीश महल के नाम से करवाया था। इसका प्राचीन नाम जरगीनार है। और इसका प्राचीन नाम क्या है, जरगीनार था इसका प्राचीन नाम, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, सुनहरी कोठी के नाम से पुकारते हैं, ठीक है ना। शीश महल के नाम से इसका निर्माण करवाया था। प्राचीन नाम जरगीनार था इसका, लेकिन वर्तमान में इसे क्या कहते हैं, सुनहरी कोठी कहा जाता है। कई बार पूछा गया बेटा सुनहरी कोठी कहां पर है,
सुनहरी कोठी कहां पर है, ये आपको याद रखना है, ये आपके टोंक में लगती है। बिल्कुल साहब, ठीक है ना। हाँ जी, नवाब वजीरुद्दौला ने इसका निर्माण आपके करवाया था भाई, ठीक है ना। आगे चलो भाई, अगला और यहां पर क्या आता है, मांड कला बहुत फेमस है भाई, टोंक की मांड कला। यहां पर आपको दिख रहा होगा बेटा, टोंक जिले में जो देवड़ी तहसील आती है वहां पर मांड कला की एक पवित्र जलाशय आता है। मांड कला मांडव ऋषि की तपोस्थली है, और जो मांड कला का तालाब है बेटा, इसे याद रखना, इसे क्या कहा जाता है, इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, तो राजस्थान का याद रखना बेटा, राजस्थान का इसे अपने मिनी पुष्कर कहा जाता है। तो कोई पूछे ना राजस्थान का मिनी पुष्कर बताओ किसे कहते हैं, मांड कला का तालाब को कहते हैं। और मांड कला का तालाब बताओ कहां पर है, टोंक में आता है, ठीक है ना। हाँ भाई, मांड कला का तालाब आपके टोंक में आता है। बिल्कुल साहब, मांड कला का तालाब यहां पर टोंक में आता है, बहुत सुंदर आता है भाई, राजस्थान का मिनी पुष्कर कहते हैं। ये बात थोड़ा सा आप लोग यहां से याद रखना भाई, ठीक है ना। मांड कला मांडव ऋषि की तपोस्थली थे। मांडव्य ऋषि का नाम सुना है कभी बेटा, मांडव्य ऋषि की तपोस्थली, मांडव्य ऋषि ध्यान रखना, इनकी तपोस्थली यहां पर आपके हो जाती है। मांड कला का तालाब कहां पर है, मांड कला का तालाब आपके टोंक में आते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है भाई, ठीक है ना, मांड कला का तालाब आपके टोंक में आता है। अगला देखना बेटा, यहां पर एक स्थान आता है बेटा अपने राजमहल। नाम सुना क्या राजमहल का, टोंक जिले का राजमहल देवड़ी के 12 किलोमीटर दूर बनास, खारी और डाई नदियों के संगम पर स्थित है। बनास, डाई और खारी, यानी कि याद रखना बेटा, बड़ा खा, बड़ा खा से याद रखना, बै से याद रखना बेटा बनास, डा से याद रखना बेटा अपने डाई, और खा से याद रखना बताओ कौन सी है, खारी। और यहां पर एक बांध बना हुआ है, और उस बांध का क्या नाम आता बेटा, बिसलपुर बांध आता है। अरे कौन सा बांध आता बेटा, बिसलपुर बांध आता है, जिसे राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कहते हैं। अजमेर की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ भाई, अरे सुन लियो भाई, है भाई, ठीक है ना, पूरा का पूरा है उसमें बेच, आप लोग ले सकते हो भाई, ठीक है ना। एक बार टेक्निकल टीम का जो नंबर है वहां पर आप कॉल करके पूछो भाई। तो राजमहल देवरी 12 किलोमीटर दूर बनास, खारी और डाई नदियों के संगम पर बना हुआ है। बिसलपुर बांध आपके टोंक में है। बड़ा खा याद रखना, बनास, डाई और खारी। बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम है। सबसे पहले त्रिवेणी संगम कौन सा आता है, तो एक आता है बेटा त्रिवेणी संगम बिगोद में आता है, बिगोद। और बिगोद नाम का स्थान बताओ कहां पर आता है भाई, भीलवाड़ा में आता है। जहां पर याद रखना बेटा, बंब याद रखना, बंब। बी से अपने नदी कौन सी आएगी भाई, बी से आती है बनास नदी। एम से नदी कौन सी आती है, एक नदी आती है मेनाली नदी। और बी से आती है बेटा यहां पर नदी कौन सी आती है, तो यहां पर नदी आती है बेटा बेड़च की बात की जाती है, जो कहां पर मिलती है, बिगोद भीलवाड़ा में मिलती है, ठीक है ना बेटा। हाँ भाई, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। बिगोद भीलवाड़ा में आपके बनास, मेनाली और कौन सी नदी मिलती है, बेड़च। और एक बनास नदी पर त्रिवेणी संगम बनता है अपने बड़ा खा। बै से होगा बनास, डा से होगा डाई, खा से क्या होगा, खारी। ये कहां पर बनता है, राजमहल में बनता है। और राजमहल बताओ कहां पर है भाई, टोंक में आता है। अगला अगर मैं यहां पर बात करता हूं ना बेटा, एक और कहां पर आता है, एक आता है बेटा अपने रामेश्वर धाम की बात यहां पर की जाती है। रामेश्वर धाम बताओ कहां पर आता है बेटा, सवाई माधोपुर में आता है। यहां पर याद रखना बेटा बीएससी, बी का मतलब बताओ नदी कौन सी आती है, बनास आती है। एस का मतलब नदी कौन सी आती है, सीप आती है। और सी का मतलब बताओ यहां पर नदी कौन सी आती है, चंबल आती है। बनास, सीप और चंबल नदी यहां पर आपकी आ जाती है। तो इस बनास नदी पर आपके यहां पर 3 त्रिवेणी संगम है। पहला बिगोद भीलवाड़ा, बनास, मेनाली और बेड़च नदियां मिलती है। दूसरा राजमहल में आता बनास, डाई और खारी नदियां। रामेश्वर धाम, सवाई माधोपुर में बनास, सीप और कौन सी नदी मिलती है भाई, चंबल नदी मिलती है। विशेषकर याद रखना बेटा, बनास नदी की बात करें ना, तो बनास नदी जो है ना, यह टोंक जिले को 2 भागों में बांटती, टोंक जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। याद रखना बेटा, 2 भागों में बताओ क्या करती है, टोंक जिले को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। और टोंक में बताओ बेटा ये बनास नदी किस आकार में बहती है, उत्तर आएगा बेटा टोंक जिले में बनास नदी आपके सर्पिलाकार में बहती है, ठीक है ना। हाँ भाई,
राजस्थान में कितना त्रिवेणी संगम है बेटा? एग्जैक्ट 4 त्रिवेणी संगम है। 3 तो बनास नदी के ऊपर आते हैं और एक आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में आता है बेणेश्वर धाम, जिसे अपन कहते हैं नवाटपुरा साबला तहसील में आता है, डूंगरपुर में आता है भाई, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको यहां पर याद रखना है बेटा। टोंक जिले में बनास नदी सर्पिलाकार बहती है भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, धन्यवाद भाई, ठीक है ना। आगे चले भाई। हाँ भाई, आगे चले भाई। चलो भाई, अगला यहां पर देखना, संत पीपा की गुफा भी यहां पर बनी हुई है। सबसे पहला मंदिर तो आता है संत जो पीपा है ना बेटा, संत पीपा की यहां पर बात की जाती है। तो संत पीपा का मूल नाम बताओ क्या नाम है? तो संत पीपा जी का मूल नाम जो आता है बेटा, प्रताप सिंह आता है। बताओ क्या नाम आता है भाई? प्रताप सिंह आता है। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो जन्म हुआ था बेटा अपने गागरोन का किला। अरे कौन सा किला भाई? गागरोन का किला आता है। और गागरोन का किला बताओ कहां पर आता है? झालावाड़ में आता है, जो अपने कौन सी नदी के संगम पर आता है बेटा? काली सिंध तथा एक नदी और आती है जिसका नाम आता है आऊ, नदियों के संगम पर आता है। तो संत पीपा का मूल नाम में से प्रताप सिंह जी है, ठीक है ना बेटा। संत पीपा का मूल नाम आपके प्रताप, एक बेणेश्वर में है, एक राजमहल में है, एक रामेश्वर में है, और एक आपका बेटा अपने बिगोद भीलवाड़ा में आता है, ठीक है ना। हाँ भाई, अच्छा एक आपके पास में ही, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है ना। तो संत प्रताप सिंह जी है, जन्म अपना गागरोन का किला झालावाड़ में हुआ था। और इनका जो मंदिर है ना बेटा, संत पीपा का मंदिर कहां पर है? तो संत पीपा का मंदिर कहां पर है? तो संत पीपा का जो मंदिर की बात यहां पर की जाती है ना, तो संत पीपा का मंदिर बताओ कहां पर आता है बेटा? समदड़ी गांव में आता है। समदड़ी गांव कहां पर आता है बेटा? बाड़मेर में आता है, सूकड़ी नदी के किनारे पर आता है। बताओ कौन सी नदी के किनारे आता है? सूकड़ी नदी के किनारे पर, वहां पर आपका मंदिर बना हुआ है। तो यहां पर इनकी गुफा है भाई। टोंक जिले के अंदर संत पीपा जी की क्या है? गुफा है। ये टोडा राय सिंह के निकट टोडा गांव में स्थित है भाई। और टोडा नाम का एक गांव आता है, वहां पर संत पीपा की गुफा है। गागरोन के अंदर संत पीपा जी की तपस्या की थी भाई, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है ना। बिल्कुल साहब, हाँ हाँ, समदड़ी गांव बाड़मेर में, बिल्कुल साहब, सूकड़ी रिवर के पास, बिल्कुल साहब। एक यहां पर जालंधर नाथ का भी मंदिर आता है, जालंधर नाथ की गुफा भी यहां पर आती है। यह जो स्थल है ना, नाथ संप्रदाय का प्राचीन स्थल माना जाता है। नाथ जो संप्रदाय आता है ना, नाथ संप्रदाय, जो अपने वो फटे कानों वाले, जो बड़े बड़े कुड़क वगैरह पहनते हैं, नाथ संप्रदाय वाले, तो ये भी यहाँ पर आपके आते हैं। जालंधर नाथ का मंदिर की, या फिर जालंधर नाथ जी की भी यहाँ पर गुफा आती है भाई, टोंक जिले के अंदर। तो संत पीपा की गुफा है, जालंधर जी की गुफा भी यहाँ पर आपके आ जाती है। अगला चले भाई, अगला यहाँ पर एक आता बेटा जिसका नाम है हाथी भाटा। अरे हाथी भाटा अभी बताया ना, कंकोड़ा का किला। यहां पर एक किला आता है, और उस किले का क्या नाम आता बेटा? कंकोड़ का किला या कंकोड़ा का किला आता है। कंकोड़ा का किला गुमानपुरा गांव में है। गुमानपुरा नाम का यहां पर एक गांव आता बेटा, जो आपके टोंक में लगता है। गुमानपुरा सवाई माधोपुर से टोंक वाले मार्ग पर लगता है कंकोड़ा का किला। और यहीं पर याद रखना बेटा, एक पाडा चक्की आती है। बताओ कौन सी चक्की आती है? कंकोड़ा के किला में पाडा चक्की आती है। तो हाथी बटा गुमानपुरा गांव में एक चट्टान पर विशाल पत्थर का उत्कीर्ण एक हाथी बनाया गया है, जो जीवित हाथी की तरह दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। ये जो हाथी बना रखा ना, ये हाथी ऐसा लगता है जैसे कि वास्तव में हाथी चल रहा हो। और पर्यटन की दृष्टि से याद रखना बेटा, एक आकर्षण का केंद्र है। यहां पर कंकोड़ा का किला है बेटा, ठीक है ना। पत्थर का हाथी बिल्कुल यहां पर आपके आ जाता है। ये कंकोड़ा का किला भी यहीं पर है, गुमानपुरा टोंक सवाई माधोपुर वाले रास्ते पर लगता है। और कंकोड़ा के किले में आपके क्या आती है? पाडा चक्की आती है भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, पाडा चक्की यहां पर आपके आ जाती है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं पिस्ता ठाकुर। हाँ भाई, आगे चले भाई। अगला यहां पर और क्या आता है? बीसलपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की यहां पर बात की जाती है। बीसलपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की यहां पर बात की जाती है, जो आपके टोंक में आता है। बीसलपुर अभ्यारण्य जो है ना बेटा, टोंक जिले के टोडा राय सिंह तहसील के राजमहल गांव में आता है। राजस्थान का नवीनतम अभ्यारण्य है। वैसे ये नवीनतम अभ्यारण्य अब नहीं रहा बेटा। अब अगर कोई पूछे ना कि राज्य का, यानी कि राज्य का बेटा, अगर ये कोई पूछे कि बेटा वसुंधरा सरकार ने 2006 में, याद रखना, इसे अभ्यारण्य घोषित किया था, ये अब नवीनतम नहीं है। राज्य का अगर कोई पूछे ना बेटा कि राज्य का सबसे नवीनतम बताओ कहां पर है, तो सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा होगा बेटा? तो उसका नाम हो जाएगा सरिस्का ए,
और सर इसका ए बताओ कहां पर है भाई, अलवर में लगता है। ये सबसे छोटा भी है, सबसे नवीन भी है। राज्य का सबसे नवीन जो है ना बेटा सर इसका ए अलवर वाड़ा है, लेकिन बिसलपुर अभियान पहले नवीनतम था। और यहां पर रजिया सुल्तान का मकबरा भी बना हुआ है, राजस्थान का प्रथम। अगर यहां पर आपको यह पूछे ना बेटा कि राजस्थान की, अगर मैं यहां पर बात करता हूं बेटा कि राजस्थान का प्रथम रंगीन मछली का केंद्र कहां पर है, तो याद रखना बेटा राजस्थान का पहले नंबर का जो रंगीन मछली का केंद्र बताओ कहां पर होगा, तो ये आपका बेटा याद रखना बिसलपुर बांध में होगा। और बिसलपुर बांध बताओ अपना कहां पर आता है, टोंक में आता है। बिल्कुल साहब, ठीक है ना। अब नवीनतम जो है ना बेटा, हाँ भाई, अब जो नवीनतम है बेटा वो सरिस्का ए वाला है, अलवर वाला, लेकिन पहले नवीनतम ये था। यहां पर बेटा रजिया सुल्तान का मकबरा भी आता है। एक मत के अनुसार टोंक के बड़े कुएं के पास, याद रखना, रजिया सुल्तान को दफनाया गया था और यहीं पर ही रजिया सुल्तान का बताओ क्या बना रखा है, मकबरा बना रखा है। ऐसा मत यहां पर माना जाता है भाई, ठीक है ना, ऐसा मत यहां पर आपके माना जाता है। बिल्कुल साहब, हाँ ठीक है ना, रजिया सुल्तान यहां पर है भाई, थोड़ा सा याद रखना, मकबरा बना हुआ है रजिया सुल्तान जी का। आगे चले बेटा, अगला यहां पर और क्या आता है, अगला यहां पर याद रखना बिसलपुर बांध परियोजना के बारे में आता है, जिनका मैंने पहले ही विशेषकर वर्णन किया है। यह परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना आती है। एक तो ये याद रखना बेटा, टोंक जिले में, अजमेर में, जयपुर जिलों में जलापूर्ति की जाती है। राजमहल, टोडाराय सिंह में बनास, खारी और डाई नदियों के संगम पर बना हुआ है। राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना हुआ बांध है, मतलब ये कंकड़ पत्थरों से बना हुआ एकमात्र बांध है, कंक्रीट से बना हुआ बांध है बेटा। किससे बना हुआ भाई, ये एकमात्र बेटा कंक्रीट से बना हुआ बांध है। राजस्थान का प्रथम, अगर कोई पूछे ना, वापस बता रहा हूं बेटा, राजस्थान की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, राजस्थान का प्रथम रंगीन मछली का केंद्र कहां पर है, तो राजस्थान का पहले नंबर का जो रंगीन मछली का जो केंद्र होगा वो भी आपका बिसलपुर बांध में होगा। ये टोंक में आता है। टोंक, इसे अजमेर की जीवन रेखा भी कहते हैं, याद रखना बेटा, इसे अजमेर की, इसे अजमेर की बताओ क्या कहते हैं, अजमेर की आपके याद रखना बेटा जीवन रेखा कहा जाता है बिसलपुर बांध को। बिल्कुल साहब, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना आती है, ये आपके याद रखना बेटा बिसलपुर बांध आता है। कंक्रीट से बना हुआ राजस्थान का एकमात्र बांध आता है। अगर आपको यहां पर यह पूछना बेटा कि राज्य में, सुनना मेरी बात बेटा, अगर आपको यहां पर यह पूछे कि राज्य में, सुनना मेरी बात, कि राज्य में मिट्टी से निर्मित, मतलब कि मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध बताओ कौन सा होगा, तो मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध बताओ कौन सा होगा, फटाफट मुझे कमेंट करके बताना बेटा, बड़ा बांध कौन सा होगा राजस्थान के अंदर बेटा, बताओ मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा। बिल्कुल साहब, इसे अजमेर की जीवन रेखा कहते हैं। मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध आपके कौन सा होगा, फटाफट मुझे कमेंट करके बताना, मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा। आपके कमेंट का इंतजार है। हाड़ी रानी की यहां पर बताओ क्या है, बावड़ी, या यहां पर कुंड भी बना हुआ है। हाड़ी रानी की बावड़ी या हाड़ी रानी, अच्छा भाई, पांचना करौली भाई, अजमेर का समुद्र कहते हैं नारायण सागर को। भिलवाड़ा से नमस्ते, राम राम जी, राधे राधे सभी को। तो यहां पर पांचना बांध, वेरी गुड, ठीक है ना। पांचना बांध करौली में है, जो 5 धाराओं के संगम पर बना हुआ है, पांचना नदी के ऊपर है। अट्टा, माची, बबगली, सटगली नहीं है, अट्टा, माची, बबगली, अट्टा, माची, भद्रावती, बेसावाटी और बरखेड़ा, इन 5 नदियों के संगम पर याद रखना बेटा पांचना बांध बना हुआ करौली में। पांचना नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है, जिसके ऊपर राज्य का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। अमेरिका के सहयोग से उसका निर्माण हुआ था, लेकिन कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध आपका बिसलपुर बांध है। और बिसलपुर बांध बताओ बेटा कहां पर है, टोंक में आता है। अरे यहां पर हाड़ी रानी की बावड़ी या कुंड आता है। यह बावड़ी टोंक जिले के टोडाराय सिंह कस्बे के मध्य स्थित है। बावड़ी पर पहली फिल्माई गई थी, यानी कि बावड़ी पर ध्यान रखना बेटा, पहली फिल्म फिल्माई गई थी यहां पर पहली नाम की फिल्म फिल्माई गई थी। टोडाराय, यहां पर टोरडी सागर बांध भी आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बांध है बेटा, टोरडी सागर बांध भी आता है। सर कौन सी नदी पर आता है बेटा, टोरडी सागर जो बांध है ना, यह याद रखना बेटा सहोदरा नदी पर बना हुआ है। अरे कौन सी नदी पर बना है, सहोदरा नदी पर बना हुआ है। टोरडी सागर जो बांध है ना, सहोदरा नदी पर बना हुआ है। यह बांध टोंक जिले में बना हुआ है। इसकी सभी मोरियां, यानी गेट खोलने पर एक बूंद पानी का शेष नहीं बचता है। इसी टोरडी सागर बांध को क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है बेटा जीरो डेथ स्टोरेज कहा जाता है।
अरे क्या कहते हैं, इसी बांध को कहा जाता है जीरो डेथ स्टोरेज कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक बूंद पानी की नहीं बचती है। जब इसके सब की सब मोरिया या गेट खोलते हैं ना, तो सहोदरा नदी पर जो बांध बना हुआ ना, टोरडी सागर, इसके गेट खोलने पर एक बूंद पानी की नहीं बचती है। इसीलिए याद रखना बेटा, इसे जीरो डेथ स्टोरेज कहा जाता है। हाड़ी रानी की बावड़ी यहां पर आपको दिख रही होगी, टोडा राय सिंह के पास में आते हैं। पहली नाम की यहां पर फिल्म फिल्माई गई थी, यह भी आपको यहां पर याद रख लेना है, जीरो डेथ स्टोरेज कहा जाता है। वेरी गुड, ठीक है ना। पहली बार आपकी, ठीक है ना सर, मेरी क्लास 2 मिनट पीछे चल रही है, आगे निकाल दो भाई, ठीक है ना। सर आप सुबह से शाम तक कैसे पढ़ा लेते, क्या करें भाई, एक जुनून सा मिलता है। जब आप लोगों के कमेंट देखते हैं, अच्छे अच्छे आपकी कमेंट आते हैं, तब ऑटोमेटिक एनर्जी डबल होने लगती है भाई, क्या कर सकते हैं, पढ़ाना पड़ता है, जीवन मोह माया चलता रहता है। बिल्कुल साहब, जीरो डेथ स्टोरेज कहते हैं, याद रखना थोड़ा सा भाई। आगे चले बेटा, यहां पर बुद्ध शुद्ध सागर भी आता है। अरे बुद्ध या शुद्ध सागर भी आता, दिख रहा है बुद्ध शुद्ध सागर, ये भी आपके टोडा राय सिंह में। टोंक ज्यादा बड़ा थोड़ा है क्या, टोंक ज्यादा बड़ा थोड़ा है क्या, टोंक तो 7000 वर्ग किलोमीटर है। अरे क्यों 7000 वर्ग किलोमीटर आता है, तो टोंक ज्यादा बड़ा नहीं है। पहाड़ी पर याद रखना बेटा, संत पीपा की गुफा है। इसी ये जो बुद्ध शुद्ध सागर है ना बेटा, अभी जो मैंने कहा था ना संत पीपा, अरे संत पीपा जो प्रताप सिंह जी, जिनका जन्म अपने गागरोन के किले में हुआ था, ये यहां पर याद रखना बेटा, इनके जो इनकी मंदिर तो अपने समदड़ी गांव बाड़मेर में है, लेकिन जो बुद्ध शुद्ध सागर जो है ना, टोडा राय सिंह कस्बे के पास में एक पहाड़ी आती है, जहां पर उनके ऊपर ही याद रखना बेटा, संत पीपा की क्या बनी हुई है, गुफा बनी हुई है। संत पीपा की यहां पर गुफा बनी हुई है। एक पॉइंट आपको यहां से विशेषकर ये याद रख लेना है। आगे चले बेटा, अगला यहां से और पॉइंट अपना क्या निकल के आता देखना। उससे पहले मैं बता रहा हूं बेटा, महाराणा प्रताप हमारा जो बैच है 11 सितंबर 2022 को शुरू हो चुका है। फीस रहने वाली है 2499 रुपए। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की बात कर ले बेटा, तो सेकंड ग्रेड का जो जीके का पेपर है फर्स्ट वाला, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, सीटी की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी, आरओ, एसआईआर, आरएस प्री की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके बेटा यहां पर रामबाण साबित होने वाला है। ये सीधा लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाला बैच है। आज ही मैं तो कहता हूं, आज क्या अभी कहता हूं, लक्ष्य क्लासेज का प्ले स्टोर पर सीधा नाम डालो और ऐप वहां से डाउनलोड करो और सीधा आप अपना कोर्स परचेज करो, क्योंकि लाइव फ्रॉम क्लासरूम से आपको, अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हो, दूर दराज के क्षेत्रों से बिलोंग करते हो, तो यहां पर आकर के अपना ज्वाइन कर सकते हो भी, ठीक है ना। विवेकानंद वाला जो पुराना बैच है, उसमें रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी 999 में, और टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली 499 रुपए। तो कोई भी विद्यार्थी अगर लेना चाहता है तो अपने देर ना कीजिएगा भाई, ठीक है ना। आगे चले बेटा, टोंक जिले के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी याद रखना। यहां पर चार बेत नाम का लोक नाट्य फेमस है। चार बेत का जो एकमात्र केंद्र टोंक है। वाद्य यंत्र बताओ कौन सा आता, डप आता है। अरे चार बेत लोक नाट्य, चार बेत का एकमात्र केंद्र टोंक ही माना जाता है, और ये डप वाद्य यंत्र पर आपके किया जाता है। हाँ भाई, डप वाद्य यंत्र पर आपके किया जाता है। आगे चले भाई, अगला यहां पर कौन सा आता है, चार बेत 4 प्रकार का होता है। अरे कितने प्रकार का होता है, चार बेत 4 प्रकार का होता है। वो अलग है कि 4 बेत 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता, ऊपर सुल्तान है तुम मत चुके चौहान, वो अलग है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं बेटा, 4 बेत लोकनाट्य की बात कर रहा हूं। बताओ कितने प्रकार का होता है, 4। भक्ति, श्रृंगार, रखी बखानी और एक अपने गम्माज, ये 4 बेत का प्रवर्तक अब्दुल करीम खां को माना जाता है। इनके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो अपने अब्दुल करीम खां माना जाता है। ये 4 प्रकार का होता है, भक्ति प्रकार का होता है, श्रृंगार प्रकार का होती है, रखी बखानी प्रकार का होता है, गम्माज प्रकार का होता है, और इनके जो प्रवर्तक आते हैं बेटा वो अपने अब्दुल करीम खां आपके यहां पर आ जाता है। बिल्कुल साहब, ठीक है ना। राजस्थान में मिर्च मंडी आपके टोंक में आती है, ठीक है ना, ये भी आपको थोड़ा सा यहां पर याद रख लेना है। चलो भाई आगे चले, यहां पर रेड प्राचीन टाटा नगर आता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला था। मातर देवी गजमुखी की यहां पर यक्ष की मूर्तियां मिली है। रेड बताओ कौन सी नदी के किनारे है, अरे ये डील नदी के किनारे पर है। अरे कौन सी नदी के किनारे है, डील नदी के किनारे पर यहां पर रेड नाम की सभ्यता है। अरे डील नदी के किनारे पर याद रखना बेटा, यहां पर डील नाम की सभ्यता आती है। प्राचीन भारत का बताओ क्या कहते हैं, टाटा नगर कहते हैं। एशिया
नवाद्वीप के अंदर सबसे बड़े सिक्कों का यहां पर भंडार मिला है। मात्र देवी गजमुखी यक्ष की यहां पर मूर्तियां भी मिली है। यह भी आपको थोड़ा सा यहां पर याद रखना बेटा, ठीक है ना। हाँ भाई, आगे चले भाई। बिल्कुल साहब, बिसलपुर कंजर्वेशन भी है, बिल्कुल 2008 में बंदा। वनस्थली विद्यापीठ की यहां पर बात की जाती है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना जो है वो अपने 1935 के अंदर हीरालाल शास्त्री एवं उनकी पत्नी रत्नी देवी ने की थी। देश की पहली फोन इन सेवा FM रेडियो वनस्थली के नाम से 30 जुलाई 2007 को शुरू की गई थी। स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री जी और उनकी धर्मपत्नी रतन देवी के द्वारा प्रारंभ की गई थी 1935 के अंदर। शांतिबाई शिक्षा संस्थान की यहां पर बात की जाती है। अरे शांतिबाई शिक्षा संस्थान की यहां पर बात की जाती है। इसकी स्थापना टोंक जिले में निवाई के समीप की गई। 1943 के अंदर वनस्थली विद्यापीठ का नाम दिया गया था। वर्तमान में यह डिम्ड विश्वविद्यालय पूर्णतः महिला शिक्षा पर आधारित आता है। शांतिबाई शिक्षण संस्थान यह आपका निवाई में लगता है, टोंक के पास में। यह भी आपका थोड़ा सा हम यहां पर याद रख लेना। हाँ भाई, ठीक है ना। आगे चले बेटा, अरे आगे चले, आगे चलो भाई। अगला यहां पर पॉइंट क्या था? घंटाघर का नाम सुना है क्या? इतना बड़ा स्तंभ है, यहां पर देखो एक घंटी लगी हुई है। ये किसी ने देखो तार के ऊपर किसी ने नेट का बॉक्स भी टेर रखा है। घंटाघर भी यहां पर आता है, बिल्कुल साहब, ठीक है ना। घंटाघर आता है। टोंक के 5वें नवाब शहादत अली खान ने 1937 में घंटाघर का निर्माण किया था। ऐसे एक यहां पर स्तंभ बना रखा है, इसके ऊपर एक घंटा लगा हुआ है, बिल्कुल साहब, जीवन कुटीर, बिल्कुल। घंटाघर टोंक के 5वें नवाब जो शहादत अली खान है, शहादत अली खान 1937 के अंदर घंटाघर का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। हाँ भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, घंटाघर भी आपके टोंक में आता है। अगला पॉइंट कौन सा आता है? अरबी फारसी शोध संस्थान 4 दिसंबर 1978 को स्थापित किया गया था। अरबी फारसी शोध संस्थान 4 दिसंबर 1978 को स्थापित किया गया था। अब तो इसको अब्दुल कलाम के नाम से पुकारते हैं शोध संस्थान को, लेकिन पहले अपने 4 दिसंबर 1978 को यहां पर स्थापित किया गया था, जिसे कसर इल्म तथा साहित्य सेवियों की तीर्थस्थली भी इसे कहा जाता है। मालपुरा में श्वेतांबरों की दादाबाड़ी और दादा गुरु के पद चिन्ह यहां कुशाल पीर की नाम से विख्यात आप किया जाता है। अरबी फारसी शोध संस्थान 4 दिसंबर 1978 याद रखना भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, अच्छा, एक घंटाघर था धौलपुर में भी है, बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर है? 4 दिसंबर 1978 टोंक में लगता है। ये रहा भाई, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में आता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला यहां पर क्या आता है? केंद्रीय भेड़ एवं बकरी अनुसंधान केंद्र, प्रजनन केंद्र अविका नगर टोंक में आता है। 1962 के अंदर याद रखना, मालपुरी भेड़ मालपुरा टोंक की प्रसिद्ध आती है। इसकी ऊन का रेशा सबसे छोटा होता है। यह ऊन गलीचा बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध आती है। मालपुरी एक यहाँ की भेड़ की नस्ल भी आती है, टोंक में आता मालपुरा। यहां पर अविका नगर टोंक में आती है। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड 1971 में स्थापित। इस मिल में लेदर फोम, सोल लेदर आदि का निर्माण यहां पर किया जाता है। राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड जो है 1971 में आपके टोंक में लेदर का काम यहां पर किया जाता है, बिल्कुल साहब। भेड़ व बकरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1962 में हुई थी, 1962 में हुई थी भाई, ठीक है ना। आगे चले, अगला पॉइंट यहां पर क्या आता है? यहां पर बिचपुरिया स्तंभ अभिलेख भी आता है। उनियारा टोंक में ध्यान रखना, 224 ईस्वी के अंदर इस लेख में यज्ञानुष्ठ का पता चलता है। यज्ञानुष्ठ का पता चलता है। मांडव ऋषि की तपोस्थली आती है, ये अपने उनियारा में स्थित आती है। यहां एक तालाब है। प्रतिवर्ष कार्तिक महीने की पूर्णिमा को 15 दिवसीय यहां पर पशु मेला लगता है। इसे राजस्थान का मिनी पुष्कर के नाम से पुकारा जाता है। मांडवी ऋषि की तपोस्थली जो मांडकला वाला जो क्षेत्र है ना, इसे राजस्थान का मिनी पुष्कर कहते हैं। यह भी आपको यहां पर टोंक के अंदर बिचपुरिया स्तंभ लेक मांडवी ऋषि की तपोस्थली आपको यहां पर याद रखनी है, बिल्कुल साहब। अगर आपको कोई पूछे बेटा कि राजस्थान के अंदर बताओ बेटा कि मयूर बीड़ी बताओ कहाँ की फेमस है, तो मयूर बीड़ी बताओ बेटा कहाँ की फेमस है? टोंक की बहुत ज्यादा फेमस है भाई, ठीक है ना। मयूर बीड़ी की यहां पर आपको फेमस मिल जाएगी। एक यहां पर बेटा एक मुबारक महल एक जयपुर में भी है, और एक यहां पर बेटा अपने मुबारक महल की यहां पर बात की जाती है।
अरे किसकी बात की जाती है? मुबारक महल। यहां पर ईद के ऊपर याद रखना बेटा, ऊंट की यहां पर बताओ क्या देते थे? बलि देते थे। जिस पर रोक बताओ कब लगाई थी? यहां पर दिसंबर 2014 के अंदर। याद रखना इस मुबारक महल के अंदर जो टोंक की बलि देते थे ना बेटा, यहां पर आपके, अच्छा भाई समदड़ी से प्रणाम भाई, संत पीपा का अभी तो नाम लिया ही था मैंने। तो यहां पर मुबारक महल टोंक में आता है, यहां पर ऊंट की बलि देते थे। दिसंबर 2014 के अंदर इस पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी भाई, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा यहां पर याद रख लेना है, ठीक है ना। हाँ भाई, अच्छा भाई मयूरबड़ी यहाँ की बहुत फेमस है भाई, ठीक है ना। चलो भाई, तो टोंक जिले के बारे में जो भी जानकारी थी, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा था, तो टोंक जिले के बारे में जितनी भी जानकारी थी उसको हमने यहां पर देख लिया है। मिलते हैं कल राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास 6 से 7 बजे। तब तक आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद, सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। कल शाम को 6 से 7 राजस्थान की जलवायु, जिसमें शीत ऋतु और शरद ऋतु की हम वहां पर बात करेंगे। तो मिलेंगे कल, कमेंट करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कोई नया आया तो, और एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देना भाई, ठीक है ना। राधे राधे सभी को भाई।